हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजनीति मीमांसा में। आज हम 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी और अलग-अलग स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी है। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पोस्ट कॉब का विचार किसने दिया। जो हम लोग पोस्ट कॉब का बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आखिर उसका विचार किसने दिया। तो यह बेसिकली पहले हम पोस्ट कॉप का मतलब जानते हैं कि क्या होता है। तो पी का मतलब होता है प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, एस फॉर स्टाफिंग हो जाएगा, डी फॉर डायरेक्टिंग हो जाएगा, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग। ये पोस्ट कॉप का फुल फॉर्म है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो प्लानिंग की जगह प्लान रहेगा, और तो प्लान ऐसे टाइप के प्रश्न रहते हैं। तो आप प्लानिंग जहां आईएनजी लगा हो, सारे देखिए जो पोस्ट कॉप का जितना हम लोग शब्द का मतलब देख रहे हैं उसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो वही सही होगा इसका उत्तर। सिर्फ प्लान दे देता है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी पोस्ट कॉप का विचार किसने दिया था, तो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। अब बता रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कौन देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यह बेसिकली एफ.डब्ल्यू. टेलर का है। और एम.पी. फॉलेट क्या देती है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का। मयो बेसिकली मानव संबंध सिद्धांत से है। और जोन ऑफ डिफरेंस का सिद्धांत या स्वीकार्यता का सिद्धांत चेस्टर बर्नार्ड द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। और पहली बार मानव अधिकार की घोषणा कब की गई थी, तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ब्रेटन वुड 1944 में आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो हालांकि यहाँ पे जो शीत युद्ध से संबंधित है उसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किए थे वह जॉर्ज ऑरवेल करके व्यक्ति थे, उनके द्वारा शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया था। हालांकि शीत युद्ध शब्द को बाद में बर्नार्ड बारूची के द्वारा प्रसिद्धि दिलाई गई। तो चूंकि यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल नहीं है, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बर्नार्ड बारूची को के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। तो लुक ईस्ट की बात किसने की थी, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी। जबकि एक्ट ईस्ट की बात करता है तो एक्ट ईस्ट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में करते हैं। तो लुक ईस्ट की बात यानी पूर्व की ओर देखो की बात कौन करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव 1992 में करते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में आता है, नेबरहुड पॉलिसी 2014 में आता है। ये सारे प्रश्न इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति का जनक किसे कहा जाता है। तो चूंकि तुलनात्मक राजनीति का जनक हम लोग अरस्तु को मानते हैं, क्योंकि अरस्तु के द्वारा शुरुआती तौर पे 158 संविधान का अध्ययन किया गया तुलनात्मक रूप से, इसलिए इन्हें तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु को माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष कानूनी के रूप में अस्तित्व में आया। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अस्तित्व में आता है। हालांकि इसकी शुरुआत 2011 में अन्ना हजारे एंटी करप्शन मूवमेंट के रूप में करते हैं, और बाद में अगर देखा जाए तो अन्ना हजार के जो साथ उनके सहयोगी के रूप में जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल थे, बाद में उन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी बनाई और दिल्ली में सरकार के रूप में 2 कार्यकाल पूरा किया। तो अन्ना हजारे के द्वारा 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट लाया गया था, और 2013 में आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मंडल आयोग का गठन किसने किया था। तो मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। मोरारजी देसाई के द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, द एंड ऑफ हिस्ट्री। द एंड ऑफ हिस्ट्री की बात कौन करते हैं, तो यह बेसिकली फ्रांसिस फुकुआमा के द्वारा द एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, जिसमें उनका कहना था कि अभी जो शीत युद्ध खत्म हुआ और जब
यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उस कंडीशन में फ्रांसीसी फुकुयामा का कहना था कि अंततः समाजवाद या मार्क्सवादी विचारक धारा की हार हुई और उदारवादी विचारधारा का यहाँ पे जीत हुई। तो इसीलिए एंड ऑफ हिस्ट्री यानी युद्ध के अंत की बात करते हैं। एंटोनियो ग्राम्सी की बात करते हैं तो यह क्रिटिकल थ्योरी से आते हैं। कार्ल पॉपर की अगर हम बात करें तो कार्ल पॉपर आपके आ जाएंगे जिन्होंने कार्ल मार्क्स को, प्लेटो को, इन लोग को यह बेसिकली मानवता का दुश्मन मानते हैं। सैमुअल हंटिंगटन बेसिकली थ्री वेव ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सैमुअल हंटिंगटन थ्री वेव ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो सार्क का गठन 1945 में 1985 में किया गया था। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। और सार्क का जो विचार सबसे पहले बांग्लादेश से आया था और 1985 में इसका गठन किया गया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह बेसिकली प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री या नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक सेकंड, आगे तो नहीं बढ़े, सही है। अगला हमारा प्रश्न है संसद के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और यह संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर आपका जो संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन का आयोजन नहीं किया जाता। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन कब बुलाई जाती है? तो जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी भी बात को लेकर गतिरोध या विचार में सहमति नहीं बन रही हो तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अब अगला प्रश्न है राज्य व्यक्ति का पूर्वागामी है, स्टेट इज प्रियर टू इंडिविजुअल की बात कौन करते हैं? तो यह बेसिकली अरस्तू का कथन है। अरस्तू का मानना था कि भले व्यक्ति का जन्म पहले हुआ था लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं व्यक्ति के जन्म से पहले ही राज्य अस्तित्व में था। तो यहाँ व्यक्ति से पहले राज्य की बात कौन करते हैं? अरस्तू बात करते हैं। हॉब्स को देखते हैं, लेवियाथन की बात करते हैं, हीगल आदर्शवादी विचारक हैं और प्लेटो भी बेसिकली आदर्शवादी विचारक हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन यूनान में प्लेटो द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था का नाम क्या है? तो प्लेटो जो प्राचीन यूनान में शिक्षण संस्था बनाते हैं उसे द एकेडमी के नाम से जाना जाता है। यानी इसका उत्तर ऑप्शन बी द एकेडमी सही होगा। अगला प्रश्न है राजनीतिक यथार्थवाद की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन है? तो जग जाहिर है कि द प्रिंस के लेखक निकोलस मैकियावेली हैं और यह बेसिकली रोम के राजकुमार या रोम के राजा को समर्थित था या समर्पित था, क्योंकि इटली को एकीकरण या इटली को एक करने की बात या इटली के जो शासन है उसको काफी मजबूत करने की बात कहते हैं आपके निकोलस मैकियावेली और इन्हीं के द्वारा द प्रिंस लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा शब्द का यूज 1215 में किया गया था, ठीक है, ब्रिटेन में। तो मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को भारत में मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। अब देखिए भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आता है? तो 2005 में आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हमारा अगला प्रश्न है दबाव समूह प्रेशर ग्रुप की मुख्य विशेषता क्या है? आखिर प्रेशर ग्रुप क्या करता है? दबाव समूह क्या करता है या क्या कर सकता है? तो क्या दबाव समूह चुनाव लड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, यह राजनीतिक पार्टी का काम है। सरकार बनाएगा? बिल्कुल नहीं, राजनीतिक पार्टी का काम है। कानून बनाना भी यह बेसिकली राजनीतिक पार्टी के द्वारा जब सत्ता में आती है तो बनाया जाता है। तो इसका दबाव समूह का काम क्या होगा? तो यह सी विशिष्ट हितों की रक्षा हेतु सरकार को प्रभावित करता है। अपनी हित की रक्षा के लिए, चूंकि इसका हित समूह है तो यह अपने हित के लिए सरकार पर दबाव बना के काम करवाता है। तो यह बेसिकली विशिष्ट हित की रक्षा हेतु सरकार को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी सही होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में आया था और यह बेलग्रेड कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो बेलग्रेड में 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। तो आज हमने यूजीसी नेट यूपीपीजीटी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण राजनीतिक विज्ञान से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए, साथ खास तौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से संबंधित परीक्षाओं के लिए आज हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और आगामी जून 2026 में होने वाली एग्जाम के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। साथ ही साथ 31 मई को होने वाला यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी विशेष रूप से उपयोगी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।